कि कोई छोटा-सा धब्बा लगेगा तो वो आपकी पहचान पर भी जाकर लगने वाला है। हमारे जो पिछले दिशा में बराबर हुए, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं और यही सच्चाई है। तो आपने कहा कि मुझे बस छोटा-सा रखना है, ताकि आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकें। मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे साथ ये शपथ निभाई कही गई थी कि राजभाषा का स्थान दिया जाएगा, वह राजभाषा का स्थान आज हिंदी को नहीं मिला। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, संविधान की भाषा, क्या हमारे बजट की भाषा, क्या हमारी न्यायपालिका की भाषा अगर आज हिंदी बन पाई है? नहीं बन पाई है। नहीं बन पाई है तो हमें बनाना पड़ेगा और ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि इसको नेताओं से प्रश्न पूछना पड़ेगा, हमें कार्यपालिका से प्रश्न पूछना पड़ेगा, दिशा में कार्य क्यों नहीं हुए? ये छोटा-सा मेरा परिचय था, आप इस बात को आगे बढ़ाएँ। बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ प्रखर की बात का, कि जो आखिरी में उन्होंने मेंशन किया कि राजभाषा भी पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो राजभाषा में भी एक संशय दिखाई देता है, एक संदेह है क्योंकि जी बिल्कुल आपने सही उठाया कि जैसे कोर्ट की भाषा हो गई, बजट की भाषा हो गई, संविधान की भाषा हो गई, ये अंग्रेज़ी नहीं क्लिष्ट अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी में भी एक उच्च किस्म की महारत हासिल करने के बाद ये भाषा जाकर समझ में आती है। तो उस भाषा को हम लेकर वो हैं अभी। अ, बाकी सब आप अपने माइक खोल सकते हैं और प्रखर जो मातृभाषा की बात कर रहे थे, तो यहाँ मातृभाषा से क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, दरअसल ये मेरा मंतव्य ये था कि आज की इस परिस्थिति में हम देखें तो हिंदी तक सीमित नहीं रह गई है। अंग्रेजी भाषा का सभी भारतीय भाषाओं पर प्रभाव पड़ा है या कहें दुष्प्रभाव पड़ा है कि मात्र हिंदी नहीं, इस जो ये प्रतियोगिता है इसमें मराठी, बंगला, तमिल, मलयालम ही नहीं, जो हमारी अन्य बोलियाँ जैसे अवधी, मगही, मैथिली ये सभी भी पिछड़ती चली जा रही हैं। इन सभी को हमें संरक्षण देना पड़ेगा। हमारी किसी की मातृभाषा भोजपुरी होगी, किसी की मैथिली होगी, भारत के इसी क्षेत्र में किसी की मातृभाषा बंगाली ही होगी, होगी। इन सभी को आज उस एंग्लोस्फेयर से अपने संरक्षण की आवश्यकता है। जब मैं बात करता हूँ ना कि आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस हिंदी का ही पुनरुत्थान की बात नहीं करता है और इन सभी भाषाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि न्यायपालिका भाषा लोगों की भाषा होनी चाहिए। तो लोगों की भाषा जो है वो उड़िया भी है, बांग्लादेशी भी है। तो न्यायपालिका के निर्णय इन सभी में आए, ना कि मात्र अंग्रेजी में। बजट अंग्रेजी में ही क्यों? ये मेरा थोड़ा-सा आशय था। अगर कोई और प्रश्न हो, होगा उत्तर देना उनका। अच्छा ये एक बात ठीक कही आपने कि अंग्रेज़ी मतलब जो हिंदी दिवस हम मनाते आ रहे हैं बीते बहुत सारे सालों से, वहाँ पर हिंदी की बात करना ये पीछे हो जाता है, सबसे आगे हो जाता है हिंदी दिवस के अंदर अंग्रेज़ी का जो प्रभुत्व है, उस पर बात हमेशा हिंदी दिवस पर बात अंग्रेज़ी की होती है, हिंदी से ज़्यादा बात अंग्रेज़ी क्योंकि कहीं न कहीं अंग्रेज़ी का प्रभुत्व है और ये हम सब जानते हैं। मंगलेश ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि मातृभाषा जब कहें तो संपूर्ण भारत की एक मातृभाषा नहीं है। भारत में से भी अधिक मातृभाषाएँ हैं। तो इस विषय पर कि हिंदी को उस स्थान तक ले जाना है, क्या पूरा संपूर्ण भारतवर्ष एक प्रश्न है बहुत बड़ा। और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपने माइक खोलें अब धीरे-धीरे, फ्लो पे आएँ, चलती रेल में बैठें। सबसे पहले मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं प्रखर और शिवांश की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह हम पर और हमारे समाज पर है कि क्यों आज इस हिंदी दिवस के ही विशेष अवसर हम हिंदी के उत्थान और पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाज का जो एक शिक्षित वर्ग है, भविष्य में हमको हिंदी को एक बेहतर स्थान देना है, जो हमारी संस्कृति रही है, जहाँ हमने एक बहुत हिंदी साहित्य को, हिंदी संस्कृति को विशेष स्थान हमेशा से मिलता मिलता आ रहा है। प्रमुख कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत उच्च स्थान दिया हिंदी को। लेकिन बस इस हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के पुनरुत्थान के बारे में बात करना और फिर दूर रहना, कहीं न कहीं ये हमारी गलती है, हमारे समाज की गलती है, हमारे नेताओं की गलती है, हमारे कार्यपालिका की गलती है। तो सबसे पहले हमको हम सभी जो
शिक्षित वर्ग जो जो सभी शिक्षित वर्ग समुदाय के लोग हैं, सबको आगे आना पड़ेगा और कहीं न कहीं इस विषय के उत्थान के लिए जो हमारी मातृभाषा रही है और राजभाषा का कहीं यह दर्जा नहीं रही है, तो उसके उत्थान के लिए हमको सुसंगठित होना पड़ेगा और उसके उत्थान की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल स्वप्निल, आपकी बात हम तक पहुँच गई कि वर्ष में एक बार प्रयास करना और एक दिन वर्ष में एक दिन करना है उस विषय की, शायद ऐसा हो सकता है कि ये विषय अभी तक मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया है, मुख्य मुद्दा नहीं बन पाया है देश का। शायद ये भी एक बड़ा कारण हो कि हम 64 दिन इस विषय को भूले रहते हैं और एक दिन अचानक से हमें याद आता है। राइटली पॉइंटेड बाय स्वप्निल। अभी जो हमें शिवांश पर ध्यान आए कि इन्होंने कहा कि अंग्रेजी का प्रभुत्व हो रहा है, तो यहीं पे हिंदी का पतन का कारण भी कि अंग्रेजी का प्रभुत्व क्यों बढ़ रहा है। इसका एक कारण ये हो सकता है रोजगार का कारण, कि जितने लोग अंग्रेजी सीखना स्टार्ट हुआ उसका सबसे प्रमुख वजह था कि रोजगार इंग्लिश में मिलता था और हिंदी को राजभाषा सबसे अलग कर दिया गया, तो हिंदी में रोजगार नहीं मिलता। तो एक ये कारण हो सकता है अंग्रेजी स्कूल खोलने का। और हेलो। हाँ, नमस्कार, हमारा नाम आदित्य है और जैसा कि हमारे सबसे पहले वक्ता ने कहा था, अगर हिंदी नीचे जाएगी तो हम नीचे जाएंगे। इसी पे एक ना कि हिंदी है हम, वतन है हिंदू हमारा। तो देखिए आज हिंदी दिवस है और हम लोग खुश हैं, लेकिन खुश मत होइए, दुखी होइए कि हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मनाया वो जाता है हमारे हिसाब से जो चीज भूलने का डर होता है। जैसे कि अभी मतलब फादर्स डे, मदर्स डे का मतलब वो होता है, क्योंकि वहाँ पे ना वृद्धा आश्रम का भी एक कल्चर जो है वहीं से आया है। ठीक है, अब जैसे कि इसके पहले देखिए, हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं। हिंदी दिवस मनाना अच्छी बात क्यों नहीं है, मतलब अच्छी बात तो है ही, लेकिन हमको इस पे दुखी क्यों होना चाहिए। तब तक धारा 370 नहीं हटी थी, तब तक ये हर जगह हम लोग देखा हुआ थे कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर अभिन्न अंग है। लेकिन जब से वो हटा, तब से अब कोई अभिन्न अंग है, क्योंकि जब तक वो अभिन्न अंग नहीं था, तब तक उसको जबरदस्ती बोल बोल के ये बताना पड़ता था कि ये है। लेकिन अब वो हो गया है तो सबको पता है, क्यों नहीं लोग नहीं बोलते थे। वैसे ही हिंदी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी पर हम लोग स्पेशल बात करते हैं। ये दिखाता है कि जैसे कि कश्मीर के ऊपर खतरा था, वैसे ही हिंदी के ऊपर भी है। ठीक है, अच्छा हमारा दूसरा है कि हमारा ये मानना है, हमारा जो भी समस्या है 100% नहीं तो 99.99% समस्याएं, आप उसका जो भी समस्या का जो भी वजह, उसका जो भी कारण होता है और उसका समाधान जो भी होता है, वो हम में है, आप में है, समाज में है। सरकार वहाँ पे नहीं उसके लिए दोषी होती है, कोई न्यायपालिका कोई नहीं होता है, लेकिन हम जिम्मेदार होते हैं। चलिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अपनी बात को विराम देंगे। जैसे कि एक बच्चा पैदा हुआ और उसके माँ बाप, क्या आपको क्या लगता है कि उसके माँ बाप पहले क्या सिखाते हैं? क ख ग घ सिखाते हैं कि ABCD सिखाते हैं? पहले उसको ABCD सिखाया जाता है। बेटा ऊपर क्या है? पंखा नहीं है, फैन है। बगल में अगर कोई गाय पाला है तो बेटा वो क्या है? काऊ है, वो गाय नहीं है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि आप पहले अभी अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी अगर कक्षा 12 के अगर एक कक्षा में अगर 60 बच्चे हैं तो आधा से ज्यादा A to Z तो लिख लेंगे, लेकिन ढंग से कोई आ से लेके आखिरी ज्ञ तक कोई नहीं लिखता है। धन्यवाद। बढ़िया आदित्य, बढ़िया आपने हाँ, पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया। और आप जो आपने बात की कि बुनियादी जब शुरुआत में बच्चे होते हैं, जब उनके लिए शिक्षा अगर ढूंढी थी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा बेहतर मिल रही है आज के समय में। चाहे अपर आगे के बड़े कोर्सेज हो, 12वीं के, या प्राइमरी एजुकेशन भी हो आज के समय में, तो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा कहीं बेहतर मिल रही है। इसलिए बचपन से ही वो अंग्रेजी की तरफ मुड़ जा रहे हैं, बच्चे अंग्रेजी की तरफ उनका झुकाव होता चला जा रहा है। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। मुझे उम्मीद है आगे डिस्कशन में बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट्स निकल के आएंगे। हाँ, जहाँ तक बुनियादी शिक्षा की बात, यहाँ लोगों का बुनियादी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम चुनने का एक कारण ये है कि जो हमारी 12वीं शिक्षा है, स्नातक और परा स्नातक, वो अधिकतर यूनिवर्सिटीज में माध्यम ही है, कहीं भी हिंदी शायद नहीं मिले।
और इसके इसके पक्ष में एक कदम ये उठाया गया है, शायद बीएचयू में ही हुआ है कुछ दिन पहले, आईआईटी बीएचयू में हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये हो सकती है कि आगे हिंदी के लिए कुछ अवसर मिले। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रकाश, और बाकी सब जो बंद करके बैठे हैं, आप लोगों के अपने माइक कुछ बोलिए। हाँ प्रकाश बोलिए। आप सभी को पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। फिर कई लोगों ने बहुत सही बात कही, विशेषकर ये जो ही मंगलेश ने स्नातक पढ़ाई की बात और फिर अंग्रेजी का प्रभुत्व, तो इस पर चाहेंगे। जैसे कि अगर भारत में जितने अंग्रेजी बोलने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत अपने कॉलेज में भी लोगों से बात की तो ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल है इसलिए हमें सीखनी चाहिए। लेकिन अभी ध्यान से जाकर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कहते हैं कि अगर भारत में से अंग्रेजी स्पेनिश बोलने वाले हो जाए, मैंड्रिन ऑलरेडी इतनी बोली जाती है क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। जापान में अंदर जापानीज ही चलती है, फ्रांस में भी अंदर चलती फ्रेंच ही चलती है। उन्होंने समय रहते जो इसको या और भी जितने भी इंटरनेशनल पढ़ने वाले विषय थे, उन्होंने अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया, उसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और बच्चों को अपनी भाषा में ही पढ़ाया। अगर इंग्लिश इतनी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती तो उन लोगों को तो बहुत पीछे रहना था, लेकिन उनका अंदर की सारी पढ़ाई उनकी अपनी भाषा में होती है। भारत में जब भी उच्च शिक्षा की बात जब भी होती है तो उनकी किताब हिंदी की किताबें खास करके नहीं मिलती। अभी रोमन एम्पायर की कुछ दिन पहले किताब ढूंढ रहे थे, हिंदी में ढंग की एक किताब मिली नहीं रोमन इतिहास के बारे में। जो भी किताबें मिल रही हैं अंग्रेजी में ही। ये है कि हिंदी में न अनुवाद की गई न लिखी गई। दोषी चाहे राजनेताओं को बना लीजिए, चाहे हमारे जो एकेडमिशियंस रहे हैं या हिस्टोरियंस रहे हैं या जिस क्षेत्र में जो भी ज्ञानी रहा है, दोषी चाहे जिसको भी कहें, लेकिन ये एक बहुत दुखद बात है। कहीं सुने थे एक दो दिन पहले यूट्यूब पर कि एक हिंदी भाषी क्षेत्र में भी जब आज छात्र मिलते हैं, इतनी फर्राटा अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेज शर्मा जाए। सही प्रकाश, बिल्कुल सारी बातें सही हैं। और जो आपको पता है एक चीज कि आपको हिंदी माध्यम में किताब ढूंढने में मुश्किल, शायद इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जो प्रबुद्ध वर्ग है, हमारे यहाँ जो तो शायद उनके समय में जो उनका एजुकेशन मीडियम था वो इंग्लिश था, क्योंकि उस समय पर आज से भी बहुत ज्यादा प्रभुत्व था अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी, तो शायद वो चला आ रहा है आगे और इस पर एक ब्रेकर लगाने की जरूरत है। हमने आज़ादी की बात बदला नहीं, ये हमारी एक गलती है। एक कुछ होना चाहिए था। बिल्कुल सुहानी, आप सब कहने के लिए आएंगे। और हाँ, एक सुहानी आपको बोलने से पहले स्वप्ने ने जैसे एक बात कही और तो भी करते हैं, आदित्य ने भी बात की कि साल में एक बार याद करने से क्या होगा। जो अच्छा डिस्कशन हो रहा है, मन हो रहा है कि हर महीने हम हिंदी को समृद्ध करें और अच्छा इनिशिएटिव हर महीने हम सब इकट्ठा होकर हिंदी पर हो सके बातें, तो शायद हम सब अच्छा, इसमें थोड़ा करना चाहता हूँ। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, मतलब छोटा सा आपकी बात एक दिन क्यों, देखिए महत्वपूर्ण बात है, बस हमें इसे दूसरे पक्ष में सोचना पड़ेगा कि साल के 364 दिन जो है हम वो हिंदी के उन्नयन पे बात करें। जैसे आपने कहा कि हर महीने आप करवाएंगे, इसमें आप हिंदी साहित्य की बात करिए। आप और हम लोग हिंदी साहित्य में क्या क्या रुचि दिखाते हैं, क्या क्या अपने वहाँ पे कार्य जोड़ते हैं, उन पे बात करिए, उन पे चर्चाएं परिचर्चाएं करिए। आप हिंदी भाषा जो जो कमियां रह गई हैं, जो जो दूरियां रह गई हैं, जो जो हम इसके लिए अपना समर्पित कर दें। और
बाकी 364 दिन के लिए साहित्य में योगदान करें। ये मेरा थोड़ा विचार था इस पे। बिल्कुल। देखिए, मैं अपने वक्तव्य के प्रारंभ कुछ चंद पंक्तियों से करना चाहूँगी जो आज पढ़ी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उसने ये भेजा था कि जिस देश में गाड़ी पर हिंदी में नंबर लिखने का चलान है, जहाँ 90% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हो, जहाँ हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है एवं जिस देश के न्याय के लिए बहस हिंदी में नहीं की जाती, देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि एक कहीं न कहीं एक भूमिका को दिखाता है। हमें लगता है कि आज हम जो इंग्लिश की अपने देश में देख रहे हैं, वो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई? उसका एक सबसे बड़ा जो कारण था वो ब्रिटिशर्स के समय में था। हमारे ऊपर राज्य किया। पर ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज्य किया था। उन्होंने कितने न जाने कितने देशों को उन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे देश में वो आए और उन्होंने क्या किया कि हिंदी चूंकि हमारी हमेशा से ही भाषा रही है, तो उन्होंने एक तरीके से षड्यंत्र रचा और उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया ये रोजगार पाने के लिए। इस वजह से क्या हुआ, जो लोग अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण करते थे उस टाइम पे नहीं थी, तो एक बड़ा प्रश्न था कि शिक्षा को किस तरीके से। तो इस पर क्या हुआ कि हमारे जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देते हैं, इससे होगा कि जो लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे जो भी रोजगार है उसमें आएंगे, तो वो उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना नहीं रहेगी, वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के चापलूस रहेंगे, उनके लिए काम करेंगे। इस वजह से अंग्रेजी भाषा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया उसी समय से। और उसी का कारण था कि धीरे धीरे जितने भी स्कूल बने उसमें अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। फिर उसके बाद जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई, तब सबसे बड़ा प्रश्न आया कि क्या हम अभी भी उस टाइम पे जब अंग्रेजी इतने आगे लेवल पे थी अंग्रेजों की वजह से, तो ज्यादातर लोगों ने बल्कि महात्मा गांधी जी ने भी अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा, विदेशों में जा जाकर पढ़ा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रबुद्धजीवी जो लोग थे वो लोग पहले से शिफ्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम में ही। फिर जब क्योंकि अंग्रेजी को इतना बढ़ावा मिल चुका था, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और तब हमारा संविधान चूंकि इससे पूर्व से ही बन रहा था, उस समय ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदी को हमें राष्ट्रभाषा बनाएंगे। खुद गांधी जी भी इससे सहमत थे और कई सारे नेता थे वो ये मानते थे कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। बात आ जाती है कि यहाँ पे भी हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय पे जो द्रविड़ भाषी थे उन्होंने इसका विरोध किया। माना था कि हिंदी जो है ये एक तरीके से हमारे ऊपर अत्याचार होगा कि हम हिंदी नहीं सीखें, उनका ये मानना था। उस टाइम पे जैसे आज हम कि साउथ इंडिया में लोग बहुत ज्यादा ही है और उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हम ऐसा अब मानते हैं। पर उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में इंग्लिश इतनी बढ़ी हुई नहीं थी। उस समय भी उनकी क्षेत्रीय भाषा जो थी जो वो डोमिनेट करती थी। लाइक अब उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की जब बात उठी तो आप अंत तक हो गया, एक द्रविड़ आंदोलन नाम से बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया और एक तरीके से मजबूर किया गया हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बनाने दिया जाए। तब इसमें एक कमेटी का गठन किया गया जिसे हम भाषा कमेटी के नाम से जानते हैं। उसने ये निर्णय लिया कि हम ऐसा करते हैं कि हम हिंदी भी टेम्परेरी के लिए राजभाषा बस घोषित कर देते हैं। धीरे धीरे जब ये भाषा जो है वो विकास करेगी तो हम इसे राष्ट्रभाषा। पर हुआ क्या कि मुझे ये लगता है कि ये निश्चित रूप से ये अनैतिक था। द्रविड़ लोगों का को हिंदी का विरोध नहीं करना चाहिए था क्योंकि कोई भी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए, तमिल ही क्यों ना हो, ये मैं मानती हूँ, तो वो हमारे देश की भाषा होनी चाहिए थी। आज अंग्रेजी भाषा को जब अगर वो सीख सकते थे तो वो हिंदी भाषा को सीखने में क्यों आखिर वो इतना ज्यादा उनको क्यों दिक्कत थी, क्यों समस्या थी? और आज वो इंग्लिश में इतने निपुण है। आज अगर उसी टाइम पे मुझे लगता है कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया गया होता तो आज हर क्षेत्र में लोग हिंदी में भी निपुण हो जाते। क्योंकि इतना लंबा समय जो वो हमने अंग्रेजी में कर दिया और हमारी काफी सारे सरकारी जो कार्य अंग्रेजी में थे, तो कहीं ना कहीं हिंदी हमारी जो थी वो दबती चली गई। और हम ये जानते थे कि हम धीरे धीरे इंग्लिश को बढ़ावा देके हिंदी को बढ़ावा देके भाषा घोषित कर देंगे, तो वैसी परिस्थितियां बनी ही नहीं। धीरे धीरे अंग्रेजी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा। और अभी अगर हम आज
बात करें, और अगर हम आज की परिस्थिति की बात करें तो ये देखने को मिलता है कि जितने भी हम कह सकते हैं कि हायर मिडिल क्लास है या जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो ज्यादातर कोशिश यही करते हैं कि अपने बच्चे को हिंदी माध्यम से पढ़ाए। और हिंदी माध्यम में मुझे लगता है कि सिर्फ बच्चे पढ़ पाते हैं जो कि बहुत निचले स्तर के होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है और इस सुहानी, के बहुत बाद जो लंबा मुझे डिस्कस लगता हुआ है तो यही है। हाँ हाँ, हम ओके दोबारा भी आप तक आएंगे। क्या थैंक मैं यू। पूछ कुछ सकती हूँ? हाँ प्रेरणा, एक सेकंड जरा। हमारे निधि मौजूद है, निधि सिंह। निधि, जो जैसा बता रहा है ना, हम उसका सम्मान करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अ, ये कंपनी का नहीं है, तो जैसा भी प्रयास कर रहे हैं उसके प्रयास का सम्मान करें। हाँ प्रेरणा बोलिए। आप टूटी फूटी हिंदी में, आप अच्छी हिंदी बोलें, सब एक बराबर है। हाँ प्रेरणा बोलिए। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सुहानी ने विषय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की और उन्होंने बहुत सही बात रखी, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारी जो शिक्षा है वो हमें विचार करना सिखाती है, और विचार उसी भाषा में हो सकता है जिस भाषा में आदमी जीता है। और यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि हमारी जो मानसिकता अभी जो होती चली जा रही है कि अंग्रेजी में यदि कोई अंग्रेजी में अपने वक्तव्य प्रस्तुत करता है तो वो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी होता है, और यह धारणा हिंदी भाषियों में एक हीन भावना लाती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इस मानसिकता से निकलना होगा। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि हमने पहले भी सभी ने चर्चा की है। नौकरशाही की बात करें, अभिजात वर्ग की और कंपनियों की बात करें, तो कार्य जो है मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में किए गए। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे मूल्य थे जो कि हमारे अपने थे। अब हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़कर ही लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। क्या ये मूल्य हमारे अपने भारतीय नहीं थे? या मैं आपको एक विशेष व्यक्ति के बारे में परिचित कराना चाहूंगी उनसे। उनका नाम फादर कामिल बुल्के। वो थे तो आयरलैंड के रहने वाले थे, और जब वो इंडिया में आए, जब वो भारत में आए, तो देखा कि हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी का अपमान किया गया। वो थे आयरलैंड। एक विदेशी व्यक्ति यदि हमारी भाषा, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आता है कि मतलब ये हमारी अपनी मानसिकता है कि हम किस तरह से सोचते हैं। दूसरों से यदि हम कुछ सम्मान की बात चाहते हैं तो पहले स्वयं में सम्मान करना होगा अपनी भाषा का। मैं बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद प्रेरणा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे से बोला, बहुत बातें बोली। और कामिल बुल्की जी की बात की। प्रेरणा, आर यू श्योर ये आयरलैंड से थे? ये बेल्जियम के थे क्या? मुझे ऐसा याद आ रहा है। जी माफ करिएगा, ये बेल्जियम के थे। दरअसल ओके। 10वीं में हमने इन्हें पढ़ा था, थोड़ा सा मुझे उस समय याद आ गया। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा था। थैंक यू। एक छोटा सा पॉइंट हमें याद आ गया, तो महात्मा गांधी का नाम आया तो 1947 के पहले गांधी जयंती हिंदी के हिसाब से मनाई जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद जब पुनर्गठन हर चीज़ का हुआ तो फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाने लगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कमजोरी तो थी, जिसके कारण मातृभाषा आगे नहीं बढ़ पाई। अच्छा, अभी आप सब की बातें सुनने के बाद आगे एक बात दिमाग में आ रही है बार बार कि अगर हम सब इस बात पर आकर सहमत होते हैं कि अंग्रेजी के साथ अन्याय हुआ है 70 सालों में बात करें या उससे भी पहले से, तो हम सब के बीच में से ही तो ये नेता वर्ग निकल के जाते हैं, ये राजनीति निकलती है, ये निकलते हैं, सब कुछ होता है। ये भी तो हम सब के बीच में से होता है। हम सब इस मुद्दे पर एक मत हैं, तो फिर जो पॉलिसीज बन रही हैं ऊपर लेवल पर, निर्णय लिए जा रहे हैं, वो क्यों इससे भिन्न है? बिल्कुल लगता है हर मैं रोज अंग्रेजी का प्रभुत्व तो देखिए, बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है। जो भी निर्णय पॉलिसीज बन रही हैं वो सब। मैं इसका थोड़ा उत्तर इस रूप में देना चाहूंगा। शिवांश जी, आप समूह है उसमें कितने छात्र या छात्राएं जुड़े हैं, आप बता सकते हैं मेरे को? बिल्कुल प्रखर, इसमें एक छात्र छात्राएं जुड़े। बिल्कुल, आप ये छात्र छात्राएं जुड़े हैं। हमारे साथ यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं अभी? 15 या 16, 16 के बहुत हुआ करीब। तो 20। हाँ, 16 छात्र। यही उत्तर आपको मिल जाना चाहिए कि वह वर्ग जो इस दिशा में सोचता है उसकी
जो इसको उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि जो बहुसंख्यक होगा वही जीतेगा, चुनाव पाएगा मत पाएगा वही जीतेगा। यही हाल होता है कि अधिकारियों की जो सोच है वह इसी दिशा में है कि उन्हें इस बात नहीं पड़ता, उन्हें धन से फर्क पड़ता है, वो अंग्रेजी माध्यम से है या हिंदी माध्यम से है उन्हें पड़ता, इसका असर नहीं पड़ता। तो जो वर्ग नेता के तौर पर चुना जाता है वह जब देखता है कि सामने वाले में बहुसंख्यक किस रूप में है, हमारे और आपके जैसे विचार रखने वाले बहुसंख्यक हो जाएंगे समाज में। ठीक है प्रखर, अगर मैं आपकी बात का निचोड़ दूं तो आपकी बात का सीधा मतलब ये है कि ये हम सब लोगों की, हम सब नागरिकों की असफलता है कि हम इसे रास्ता नहीं बना पाए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। और किसी का व्यू इस मुद्दे पर? क्या मैं बोल सकता हूँ? किसी की हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो। पहले मंगलेश को सुन लें फिर रितांशु। हाँ। मुझे किसी की पंक्तियां याद आ रही है, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, हिंदी कवि थे या शायद लेखक थे, कि अगर अंग्रेजों के जगह पे अफ्रीकन ने दुनिया पे राज किया होता तो आज सुंदरता का पर्यायवाची कौवे होते न कि हंस होते, या न्याय में जब हम वो दिखाते कि हंस की अदालत में कौवों की अदालत में हंस बिठाया गया, तो इस तरीके से वो प्रयोग किया जाता है। वहीं इस ग्रुप के नाम के साथ भी है कि हमें इस ग्रुप का नाम भी शायद द लेजेंडरी डिबेट, जबकि हम लोग बहुभाषी हिंदी समाज, इधर जितने लोग हैं सब हिंदी भाषी समाज से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से आते हैं, ये भी सत्य है। हम सब भी इसी सिस्टम के मारे हुए हैं, इसी परंपरा में जी रहे हैं। फिर बहस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम सबकी आईडी नेम भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं अपनी बात को रख सकती हूँ? हाँ नीलम। अच्छा नीलम, आपसे पहले रितांशु ने बोला था, उनको सुन लेते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जो आपने बताया कि हिंदी जो है आधिकारिक भाषा नहीं बनने का एक और कारण मैं बता सकता हूँ, जिसके बारे में कहना चाहूँगा कि एक कारण हम ये भी दे सकते हैं कि भारत की आबादी लगभग मतलब 130 करोड़ है, अगर हम माने तो। उसमें लगभग 43% लोग ही हिंदी बोलते हैं। तो अगर हम ये देख लें कि अगर 7% ज़्यादा, मान के चलिए कि 50% लोग भी अगर हिंदी जानते हो, तो सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अगर हिंदी को हम आधिकारिक लैंग्वेज बना भी देते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है जो 50% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। इसमें जितने लोग हैं हमको लगता है कि सभी लोग लगभग हिंदी भाषी क्षेत्रों से हैं और सभी की मातृभाषा हिंदी है। लेकिन अगर हम एक देश की बात करते हैं तो हमें सभी को लेकर चलना होगा। एक कारण मैं ये भी बता दूं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी कोई एड्रेस करे और हाँ, उसके साथ में ये भी इसको हम एड्रेस करना काउंटर प्रश्न पूछा जा सकता है इस बात पे कि ये नियम अंग्रेजी भाषा पर क्यों नहीं लागू किया गया। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ ये मैं इससे जोड़ना चाहूंगा, ये प्रश्न कि जो द्रविड़ हैं, जो साउथ इंडियन हैं या अन्य राज्यों के लोग हैं, अन्य भाषाई लोग, उनको हिंदी ज्यादा अपनापन अंग्रेजी से होती है, क्योंकि मानता हूँ उनकी मातृभाषा जरूर नहीं होगी अगर हिंदी एक राष्ट्रभाषा के रूप में उभरे, लेकिन उनके देश की भाषा तो होगी। अंग्रेजी तो उनके देश की भाषा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हिंदी के लिए उनका भी अपना एक जुगाव होना चाहिए। तो शायद नेतृत्व के लेवल पर मैं उत्तर दूंगा, लेकिन अगर कोई आप में से पहले कर दे तो ठीक है। तो नीलम जी को कुछ बोलना था, उनका रह गया। हाँ, क्या मैं बोलूं? हाँ नीलम बोलिए। हाँ, तो आज इस पर बात हो रही है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनता, क्या
राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई और हिंदी का वर्चस्व इतना घटता क्यों जा रहा है, इंग्लिश का वर्चस्व इतना बढ़ता क्यों जा रहा है। तो इसके पीछे का पहले तो कारण समझना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर किसी ने प्रेशर नहीं दिया है कि हाँ तुम इंग्लिश ही पढ़ो, इंग्लिश ही पढ़ो। और अगर जहाँ तक बात है कि मतलब हमारे राष्ट्रीय लेवल पर भी अगर संविधान है, ये सब चीज़ों की जो अभी बजट की बात कही गई, इन सब चीज़ों को केवल हिंदी में ही कर दिया जाए, सब कुछ हिंदी में कर दिया जाए, तो इससे बहुत कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि हमारे इंग्लिश जो है और बाकी भाषाएँ जो है वो हमारी आवश्यकता है और इंग्लिश हमारी मजबूरी है, हम ये बोल सकते हैं। हिंदी तो हमारी राष्ट्र भाषा मातृभाषा है, बट ये अभी तक इंडिया में इसका जो वर्चस्व है ये क्यों कम होता जा रहा है, इसके पीछे का कुछ रीज़न है। पहले तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, इसमें कई क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, तो सभी जितने मतलब लोग हैं सब चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है उसको बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा था, जैसे भोजपुरी हो गया, रवि किशन हो गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब फ़ोकस देते हैं कि भोजपुरी को बढ़ावा मिले। और उसके बाद जो दक्षिण के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी भाषा जो है वही रहे और वो लोग हिंदी को नहीं अपनाना चाहते। तो यहाँ पे ये समस्या आती है कि हिंदी को कैसे एक मतलब भारत के लिए एक भाषा मान ली जाए, राष्ट्रभाषा केवल हिंदी में सब कुछ हो, ये नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा जो इंटरेक्शन है, वो बाकी देशों से है, तो वो केवल हिंदी से नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हमें सब कुछ देखना है ना। कल्चरल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, उसके बाद सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सब कुछ देखना है। तो हम केवल एक भाषा से खुद का विकास नहीं कर सकते, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि और बाकी भाषाओं को सीखना हमारी मजबूरी है, खासकर इंग्लिश को। क्योंकि ये जो इंग्लिश भाषी राष्ट्र है, वो लोग इतने मतलब डेवलप्ड हैं कि हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो करना पड़ता है इसलिए क्योंकि इसके भी पीछे जो सुहानी ने बात कही कि कॉलोनियल राष्ट्र था हमारा देश, तो उसका भी प्रभाव पड़ा। और कई जैसे अंग्रेज थे तो वो कई मतलब देशों को बनाए हुए थे अपना कॉलोनियल कंट्री, तो उससे भी जो इंग्लिश है उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो जब सभी जगह मतलब इंग्लिश का ही वर्चस्व बढ़ा, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव तो हम पर पड़ेगा ही। इसलिए हम इंग्लिश को और मतलब इंग्लिश को हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश का अस्तित्व हट जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अ, होना ज़रूरी है, लेकिन ये जो हिंदी की बात है, तो हम इसको सम्मान देने की बात है, सम्मान देना अलग बात है और उसका मतलब बढ़ावा देना अलग बात है। बढ़ावा कैसे दिया जाएगा उसके लिए अलग तरीके हैं। बढ़ावा इस तरह से दिया जा सकता है, हम अपने हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए उसको मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो जिन देशों के भाषाओं को हम पढ़ रहे हैं आज उसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन लोगों का वर्चस्व इसलिए क्योंकि वो लोग उस दिशा में अपना विकास कर चुके हैं जो आज की आवश्यकता है। अभी कंप्यूटर हुआ या कुछ भी चीज़ है, इन चीज़ों का इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो रहा है कि वो सब लैंग्वेज और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वेस्टर्न कंट्रीज़ से। वो लोग उस टेक्निकल चीज़ें हो गई, वो भी पूरा मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ से हुई है, जिसको हमें अपनाना पड़ता है। और वो सब चीज़ें हम केवल हिंदी में पढ़ के नहीं कर सकते, तो यहाँ पे समस्या आती है। इसलिए हिंदी को तो बाकी भाषाओं को सीखना चाहिए, उसके बाद हिंदी को भी मतलब भूलना नहीं चाहिए और हमें मतलब अ, आर्थिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से मजबूती लानी चाहिए, खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, ताकि हम अपनी हिंदी भाषा को भी बाकी कंट्रीज़ की तरह प्रसार कर सकें अन्य राष्ट्रों में भी, ताकि लोग प्रभावित हों। इस तरह से हम हिंदी को बढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी बाकी सब छोड़ के हिंदी हिंदी बोलकर ही ओके, हम ओके। बहुत बढ़ावा दे सकते, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन भी दूसरे कंट्रीज से होना ज़रूरी है। और जैसे अभी किसी ने कहा द लीजेंडरी बुक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना मुझे नहीं लगता सही है कि हाँ, सब कुछ हिंदी कर देना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, मुझे लगता है नीलम की बहुत सारी मिश्रित बातें बोली, बहुत सारी बातें बोली, सारी पहुंची होंगी लोगों तक।
और मैं कुछ और लोगों से जोड़ना चाहूँगा जो अभी तक नहीं बोल रहे हैं। कई लोग आकर सुनकर एग्जिट कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब कोई बोले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी अ, आपत्ति नहीं है कि आपको क्लिष्ट भाषा में बोलना है या बहुत अच्छा बोलना है। बस आपको अपने मन के विचार रखने। तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग आए हैं कुछ ना कुछ ज़रूर 2 शब्द ज़रूर बोल के जाएँ। जैसे कि अनन्या ने अभी तक नहीं बोला है, पलक ने नहीं हाँ, बोला है। मैं कहने वाली थी, आज मैं एक छोटा-सा मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया था, मैं किताब पढ़ रही थी, तो इतिहास की बुक थी, तो उसमें था कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बस सोचते-सोचते मेरे दिमाग में एक ख़्याल आया, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ये बहुत बचपने वाली ख़्याल है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है और हमारी जो सभ्यता है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, फिर कई सालों बाद अगर इसकी खुदाई हुई, तो जो एक चीज़ पूरे भारत में कॉमन मिलेगी, वो यही रहेगी कि अंग्रेज़ी। मतलब हम कहीं भी देखते हैं तो अंग्रेज़ी हर जगह होती है। हमारी किताब से लेके, बोर्ड से लेके जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, वो सब अंग्रेज़ी में मिलती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंग्रेज़ी को हटा देना चाहिए, अंग्रेज़ी रहना चाहिए, लेकिन हम जो पूरे देश में अंग्रेज़ी का जो स्थान है, वो स्थान हम किसी भारतीय भाषा को भी दे सकते हैं। अगर उस क्षेत्र में हम प्रयास करना अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, अगर अभी से प्रयास करना शुरू कर दें, तो भी हम एक दिन उस स्थान पे, उस समय एक ऐसा समय आएगा जब हम हिंदी या किसी भारतीय भाषा को वो राष्ट्रभाषा बना देंगे। क्योंकि हमने जो भाषा ली है राष्ट्रभाषा, वो किसी दूसरे देश की है। हम किसी दूसरे देश की चीज़ बड़े आराम से अपना लेते हैं। लेकिन अगर अपने देश की चीज़ें अपनाने की बात होती है, तो वहाँ पे संप्रदाय सब अलग-अलग हो जाते हैं, सबके विचार अलग-अलग हो जाते हैं कि हम पहले के नहीं हैं। और जो बात की गई कि बाहर प्रौद्योगिकी और अन्य देशों से इंटरेक्शन करने के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है, तो मुझे सुषमा स्वराज का एक भाषण याद आ रहा है हिंदी के लिए, वो संस्कृत के लिए था। उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज़ी भाषा है इसमें काफ़ी सारी त्रुटियाँ हैं, तो जो कंप्यूटर और रोबोटिक भाषा है उसके लिए संस्कृत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो बहुत ज़्यादा शुद्ध और अच्छी मानी जाती है और इसलिए जो विदेशी लोग हैं वो आके यहाँ पे संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत जानने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसा समय आएगा जब बाहर के लोग संस्कृत को अच्छी तरह से जानेंगे, लेकिन इंडियन मतलब भारतीय लोग जो हैं वो संस्कृत नहीं बोल पाएँगे। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जैसे कि कोई भी किसी भी देश का उत्थान उसकी भाषा पे निर्भर करता है। कोई भी भाषा ही उस देश को स्वतंत्र बनाती है। तो हमें हमारी भाषा से प्रेम होना चाहिए और हिंदी बोलना, हिंदी को सम्मानित करने की सचमुच ज़रूरत नहीं है। हिंदी बोलना सम्मान की बात होनी चाहिए। बस यही। बहुत अच्छा बोला अनन्या, आप अभी तक रुकी क्यों थी, बची क्यों नहीं थी? बहुत अच्छा, ज़िंदाबाद। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि हम सब इतने अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पर। और कुछ और लोग बचे हैं, उनसे भी मिलना चाहूँगा। उसके बाद एक एक मुख्य मुद्दा है, वो भी उठाना चाहूँगा उसके बाद। पर कुछ लोग बचे हैं, जैसे कि पलक सिंह, सिद्धि मलिक, रश्मि, आप में से कोई अगर बोलना चाहे? आशीष, आप भी बचे हैं। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ। मुझे एक वाक़या याद आ गया। भारत जब आज़ाद हुआ था, उसी के आस-पास में तुर्की जो है, वहाँ पे जनरल अतातुर्क की वो मोनार्की मतलब वो एक डिक्टेटर बने थे। अंतर ये था कि हमारी संविधान सभा कहें या हमारे यहाँ के जो उस समय के राजनेता थे, वो इस बात पे विचार करते रह गए और हमारे यहाँ भी भाषा की कमेटी बनी, उसी तरह से तुर्की में भी बनी। तो वहाँ के जो विशेषज्ञ थे, भाषाई विशेषज्ञ, अतातुर्क को उन्होंने बताया कि शायद अतातुर्क, मैं थोड़ा-सा उस पे संदेह में हूँ, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि अतातुर्क ही थे। तो उनको बताया कि कमाल हमें पाशा। क्या? अतातुर्क कमाल पाशा की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, जो तुर्की के डिक्टेटर थे। तो उनका जी, कहना जी, था डिक्टेट जब हाँ, हाँ, ठीक। तो जब उनकी उनकी जब वहाँ पे उन्होंने अपना सारा रिसर्च किया और एक कंक्लूजन पे आए, जब एक कंक्लूजन उन्होंने दिया कि हमें 2 साल या 3 साल कुछ ऐसा समय दिया था कि इतने समय लगेंगे पूरे तुर्की में टर्किश जो उनकी अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको लागू करने में। अतातुर्क ने कहा आज से तुर्की की राजभाषा तर्किश हुई, जिसको नहीं आता वो समझे, जिसको जो करना है करे। और उसके बाद
जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ हो, लेकिन आज तुर्की की राजभाषा टर्किश हो गई। शायद हम ऐसा कुछ करने में नाकामयाब रहे, उसके पीछे हमारा शायद जो डेमोक्रेसी की जो बात होती है कि भारत ने डेमोक्रेसी अपनाया, तुर्की में डिक्टेटरशिप था, तो कभी कभी ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है कंट्री का, माफ़ कीजिएगा मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सभी शब्दों को हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, तो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उस एक देश का, वो भी बहुत सारी चीज़ों को निर्धारित करता है। भारत में डेमोक्रेसी थी, शायद इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपनी हिंदी को एक राष्ट्रभाषा का रूप नहीं दे पाए, उसको वो सम्मान नहीं दे पाए जिसकी वो जिसकी वो काबिल है हिंदी हमारी अभी भाषा। आ रहे जबकि हैं। तुर्की ने वो कर दिखाया, क्योंकि वहाँ एक इंसान को निर्णय लेना था, उसने निर्णय लिया और उस निर्णय को पूरी तरह से लागू किया। तो शायद मेरे नज़र ठीक में है ये आशीष। पहलू हो सकता है। हाँ, यहाँ एक पेचीदगी थोड़ा ये सा भी कुछ है हालांकि कि भारत में भाषाओं की संख्या थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए टर्की से सीधा कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन स्वप्निल, मैं आपके पास आता हूँ। प्रखर थोड़ा सा मतभेद कुछ रखना चाहते हैं, मतभेद भी जरूरी है। प्रखर फिर हाँ, स्वप्निल। देखिए, हाँ, आशीष, आपने जो बात उठाना चाहा वो एकदम बिल्कुल सही था, लेकिन तथ्यों में आप थोड़ा सा मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, सुधारना चाहूंगा। अतातुर्क कमाल शासक थे, ये आपको समझना पड़ेगा। वो डिक्टेटर नहीं थे, वो भारत की तरह ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के टर्की में स्वरूप लाने वाले थे, और उनका जो स्वभाव था ना बहुत सेकुलर किस्म का और काफी अच्छा था। तो जी उन्होंने बिल्कुल। काफी बड़े वहाँ पे धार्मिक और राजनीतिक सुधार किए थे। तो हम उसे डिक्टेटरशिप से नहीं जोड़ सकते। ये मेरा छोटा सा पॉइंट ऐड करना था, और बस ये मुझे बताना था, और बाकी मैं आगे बताऊंगा। बिल्कुल स्वप्निल अपनी बात रखिए, उसके बाद एक और मुद्दा उठाना है। हाँ स्वप्निल। बिल्कुल, जैसा कि प्रखर ने कहा, जैसे आशीष ने कहा कि वहाँ डिक्टेटर था, तो मैं थोड़ा सा आशीष को बताना चाहूंगा कि कमाल अतातुर्क पाशा तुर्की के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पे इस्लामिक शासन को हटाया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी वहाँ पे स्थापना की गई, और बहुत अलग प्रकार का उनका शासन रहा। और एक दूसरी बात कि जैसे अगर आज़ादी के बाद देखें अपने भारत में, तो एक अनुसरणवाद की संस्कृति हमको दिखती है बहुत ज़्यादा। मतलब जो एक दृष्टिकोण है, जैसे अभी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदी में बोलने का प्रयास करता है तो लोग उसको हे दृष्टि से देखते हैं। तो ये अनुसरणवाद की वजह से ये पूरा समाज उसी दृष्टि से उसी व्यक्ति को देखने लगता है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत विडंबना की बात है, और किसी भी भाषा के उत्थान के लिए अगर लोग इस तरीके के कार्य करेंगे, ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे, तो उस भाषा के लिए समस्या होगी। और एक दूसरी छोटी-सी बात कि जैसे हम कुछ लोगों ने बात रखी कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, ऐसा हमको करना चाहिए, ज़रूरी है। तो मेरा एक इस पे थोड़ा-सा आर्गुमेंट ये रहेगा कि जैसे थोपना किसी चीज़ को, ये कहीं न कहीं बहुत विनाशकारी होता है। जैसे हिंदी के पुनरुत्थान के लिए हमें बिल्कुल पूर्ण कोशिश भी करनी चाहिए, और बिल्कुल उसके उत्थान के लिए बात करनी चाहिए, हमेशा सदैव तत्पर रहना चाहिए। लेकिन उसको थोपना, ये कहीं न कहीं विनाशकारी हो जाएगा। जैसे कि हमने देखा श्रीलंका में, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज थी, पूरी श्रीलंका में थोपा गया। आज तक भाषाई विवाद वहाँ पे चल रहा है। उर्दू थोपा गया पूर्वी पाकिस्तान पर, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना। तो ये थोपने वाली संस्कृति कहीं न कहीं विनाशकारी होगी, लेकिन हमें हिंदी के उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए ज़रूर बात करनी चाहिए। ठीक है, स्वप्निल अच्छा बोला आपने। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की आपने टर्की की, ये वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो अभी भारत की डीपीएसपी में धूल खा रहा है। और नई सरकार आई थी, मैं भी कुछ बोलना उम्मीद बनी चाहती है, हूँ। देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा ठीक है रश्मि, आप भी बोलिए। मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूँ बहुत देर से, लेकिन रह जा रहा है। हाँ रश्मि बोलिए, सबका स्वागत है। मैं आशीष की बात को आगे ले जाना चाहूँगी कि वजह क्या है कि हम हिंदी को राजभाषा नहीं बना पाए, क्योंकि हमारी आपसी सहमति कभी हुई ही नहीं। जैसा कि मुझे याद आ रहा है, मैंने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब बात हो रही थी कि हम हिंदी को राजभाषा घोषित कर देते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, तो हमारे ही राज्य तमिलनाडु ने, वहाँ के लोगों ने विरोध किया था, और फिर ये हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही बनाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी आपसी सहमति हुई नहीं कभी, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी चीज़ में अभी स्वप्निल ने शायद कहा था कि हम हीन भावना से देखते हैं जो लोग हिंदी को बोलते हैं, तो उसकी वजह यह है कि हम लोग
हम लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश जैसे कि हम पे शासन किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो हम समझते हैं जैसे कि वो शासक हैं, तो सीधा सा मतलब है कि हम उनको बहुत बड़ी हस्ती, बहुत जो भी वो खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी वो करते हैं, हम उस चीज़ को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और यही वजह है कि हम इंग्लिश को भी बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, वो अगर हमारी मातृभाषा नहीं है तो हमें उसको समझने में, सीखने में उतनी ही कठिनाई होगी जितना कि इंग्लिश को हो या किसी भी अलग भाषा को हो। तो हीन भावना यहीं से आती है कि हम उसको ज़्यादा समझ लेते हैं और ये इसको सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम जैसे कि मैं बीएचयू की जब मेरा एडमिशन हुआ बीएचयू में, तो मैंने यहाँ पे जितने सारे लेक्चर्स लिए, मैं देखती हूँ आर्ट्स में, सोशल में, मैंने देखा है सबको हिंदी में बोलते हुए। मैं दोनों में ही बहुत बेकार हूँ, मुझे मास्टरी नहीं है किसी भी लैंग्वेज में, बट मैं जब देखती हूँ आप सबको बोलता सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ कि एक है ऐसा कुछ कि हम बोलते हैं ग्रेजुएशन में सब कुछ हिंदी नहीं मिलता है, इंग्लिश ही मिलता है। बट हमारे यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फ़ील हुआ। तो हमको भी अपने मदर टंग का एक प्राउड स्पीकर होना पड़ेगा। और जैसा कि अभी किसी ने मेंशन किया था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होने वाली है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाएगी, तो ये भी एक गर्व की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि, बहुत अच्छा बोला आपने। हेलो रश्मि हमारी क्या मैं पुरानी मेंबर हैं, बहुत सारे यहाँ पर नए लोग हैं और बहुत सारे पुराने लोग हैं, तो जो नए लोग हैं हेलो उनको मैं क्या मैं बता दूं। अपनी बात रख सकती हूँ? हाँ, आपका नाम? रिंकी। अच्छा रिंकी, बोलिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जैसे सब लोगों ने तो बोल ही दिया हिंदी भाषा के बारे में, तो मैं अपना व्यू रखना चाहती हूँ कि जैसे बाकी चीज़ों के लिए जैसे कुछ पुरस्कार रखे जाते हैं, तो इसमें भी रखना चाहिए। जैसे हिंदी राष्ट्रभाषा ये गौरव में दिया जाता है। इसमें विज्ञान की तकनीकी और इसमें जो श्रेष्ठ कार्य करता है उसको इनाम दिया जाता है। और दूसरा इसमें कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है, जो कि श्रेष्ठ कार्य जो करते हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसे ही जैसे हमारे स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज था, तो उसमें स्वामी विवेकानंद इंटर हाई स्कूल माध्यमिक पर था। तो उसमें ये था कि जो हम लोग में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता था, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किए जाते थे। उसमें एक ऐसा भी कॉम्पिटिशन था कि हिंदी, ये नहीं कि इंग्लिश को कम मान्यता दी जाती थी, उसको भी मतलब दोनों को सेम मान्यता दी जाती थी। उसमें कॉम्पिटिशन एक रहता था कि सर एक आलेख आलेख बोलते थे, उसमें वो अपने से लिखना होता था हिंदी में। और एक दूसरा कॉम्पिटिशन था कि 10 वर्ड बोले जाते थे, उसमें जो सबसे पहले और जो सबसे सही करके दिखाएगा उसी को इनाम दिया जाता था। इंग्लिश में भी ऐसा था कि 10 वर्ड बोले जाते थे, जो सबसे पहले और सबसे सही करके देता उसी को इनाम दिया जाता था। तो ऐसे होना चाहिए हमारे इस समाज में। बाकी जो अगर अदर स्कूल है उसमें भी होना चाहिए कि कुछ, ताकि बच्चों का भी मनोत्साहन बढ़े और बाकी जो बड़े लोग हैं सब लोगों का मनोत्साहन बढ़े। बस मैं यही कहना चाहती ठीक है, बहुत एक नया बात आपने बोला कि बिल्कुल जो प्रतियोगिताएं तमाम स्तर पर होती हैं, स्कूल विद्यालयों में एक ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए जहाँ पर हिंदी का प्रमोशन हो। और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बात उठाना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब हम हिंदी की बात करते हैं, किसी भी भाषा की बात करते हैं, तो उसके लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में और दुनिया भर में पहुंचाने में दो चीजों का बहुत योगदान होता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसमें एक तो है साहित्य, जो हमेशा से योगदान देता आ रहा है, और आज के समय में बहुत बड़ा योगदान है सिनेमा का। तो सिनेमा और साहित्य, ये दोनों हिंदी को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, इस पर मैं सबका व्यू टिप्पणी लेना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों बहुत जरूरी हैं आज के समय। और कहीं ना कहीं दूसरी भाषा हम तक पहुंच रही है आज इनके माध्यम से, साहित्य और फिल्मों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से। तो क्या ये एक अच्छा हथियार हो सकता है हिंदी को दुनिया भर में ले जाने का? हूँ। देखिए, तो हाँ, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि
अगर आप कोई ये महाभारत देखेंगे, रामायण इसमें देखेंगे तो हिंदी और संस्कृत का ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि और बाकी जो ये फ़िल्में वग़ैरह बनती है इससे हट के, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ होता है। लेकिन जो हमारे ये पुराण ये हुए, इन सब में यूज़ होता है, तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, सीख सकते हैं कुछ। ओके, छोटी-छोटी टिप्पणियाँ सबसे। देखिए शिवांश, ये निश्चित रूप से एक अच्छा माध्यम है, सिनेमा घरों के माध्यम से अगर हम हिंदी को बढ़ावा दें। पर अगर हम आज जो परिस्थितियाँ देखते हैं उसमें ये दिखाई देता है कि हिंदी का हमें बहुत ही निचला स्तर सिनेमा में दिखाई देता है। अगर हम अभी की बात करें तो ज़्यादातर हमें गालियाँ ज़्यादा दिखती हैं सिनेमा में हिंदी के रूप में। बाकी मुझे लगता है कि इतना इतना मुझे नहीं लगता कि हिंदी को उससे बढ़ावा दिया जा रहा है, जो मुझे लगता है बहुत बड़ी कमी है। नहीं, जैसे मैं सुहानी जैसे अभी बीते कुछ दिनों में मुझे खबर आई थी कि आमिर खान की बहुत सारी फ़िल्में चाइना में बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। ऐसे ही और देश हैं जैसे मेरे ख़्याल से उज़्बेकिस्तान या और भी तमाम देश हैं दुनिया भर में जहाँ हिंदी फ़िल्में आजकल बड़ी चर्चित हैं, बड़ी देखी जा रही हैं। तो क्या हिंदी का वहाँ तक पहुँच नहीं रही है हिंदी इस माध्यम से? तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ, क्या एक माध्यम हो सकता शिवांश, है? वो चाइना में वह एक डब होके दूसरी जाती बात हो होंगी। जाएगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली जो नहीं वो जो वहाँ बताने की जो बात नहीं है। जो डब करता है उसे देखिए हिंदी और चाइनीज़ दोनों आनी चाहिए। अब या तो भारत वाले डब करते ये तो होंगे तो वो वो चाइनीज़ भाषा सीखते ज़रूर होंगे। प्रचलित हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो लोग हिंदी में देखेंगे, लेकिन जैसे हम लोग के यहाँ कोरियन मूवीज़ चल रही हैं आजकल, तो एट लीस्ट सब कोरियन से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हैं यहाँ पर। प्रखर आप कुछ बात दे कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि शिवांश आप जो बात करना चाह रहे हैं, वह सांस्कृतिक संपर्क की है। भाषाई संपर्क में वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। याद रखिए, आपको फ्रेंच सिनेमा भारत में लाने की आवश्यकता नहीं, अगर आपको फ्रेंच सीखने की आवश्यकता है, वो आप अलग से भी सीख सकते हैं। एक अतिरिक्त विषय के तौर पे हम प्रखर इसे मैं ये सोच नहीं सकते कह हैं, रहा हूँ कि लेकिन हमें बड़ा विश्व को विषय ये हिंदी सिखानी है। प्रखर मैं ये नहीं हाँ, कह नहीं रहा हूँ। मैं एग्ज़ैक्टली ये मैं कह रहा समझ हूँ रहा हूँ। विश्व पटल पर एग्ज़ैक्टली हिंदी आप का ट्रांसफर ऑफ एक आइडियाज़ लोहा मनवाना है। विश्व पटल पर हिंदी को स्थापित करना है। ये नहीं कि हर व्यक्ति को हिंदी सिखानी। हिंदी भी कुछ नहीं, है, मैं उस भारत को दिशा में हिंदी नहीं शिवांश, रिप्रेज़ेंट हिंदी करे। में लोग मूवीज़ देखते कहाँ हैं? हिंदी में वो डब्ड होके जाती है अदर कंट्रीज़ में। देखिए देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि आप गलत कर रहे हैं या कौन-सी बात कैसी है। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि वो छोटा पहलू है, हमें मुख्य विषयों को देखना पड़ेगा। मुख्य विषय क्या है? हमारी राज्य व्यवस्था, निर्णय उसको लेना है। राज्य व्यवस्था सोई पड़ी है, बिना उसके निर्णय लिए काम नहीं हो सकते। आप ये मुझे बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक? हिंदी के अनेक रचनाओं के पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक? आज तक उन्होंने कभी भी राज्य स्तर या जिले स्तर की कोई भी प्रतियोगिता कराई? नहीं कराई, तो फिर फंडिंग किस बात की लेते हैं। और अगर फंडिंग मिलती है तो उसका सही खर्च क्यों नहीं किया जाता है? और अगर फंडिंग की कमी है, धन की कमी है, तो केंद्र सरकार बजट क्यों नहीं बढ़ाती है? हर जिले में प्रतियोगिताएं करवाइए कि निबंध लेखन हो गया, जो करेगा उसको प्रेरणा स्तर पे, तब तो लोगों का प्रतिभाग भी बढ़ेगा उस पे और तो लोगों की रुचियां भी बढ़ेंगी। तो सबसे बड़ा विषय है कि जो हमारी राज्य सत्ता है बस सोई पड़ी है। उसके मन मस्तिष्क रूपी घर में जो भाषा संबंधी जो विषय है उस घर का एकदम अंधेरा कोना जहाँ साफ सफाई नहीं होती। उसे लगता है कि सबसे आखिर में इस पे सोचना चाहिए, इसको सोचो ही मत। ये सबसे बड़ी बात है और जब तक हमारी राज्य व्यवस्था नहीं बदलेगी ना, अब देखिए इतने वर्षों बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने है। ये आज से 60-70 साल पहले की होने की बात थी। अंग्रेजी भाषा तो उससे कई साल पहले से ही पढ़ाई जा रही है उसमें शिक्षा। अब क्या और ऐसी परिस्थिति आ रही है कि इतने लेट में सब करना पड़ रहा है। ये भी विचार का विषय है कि ये सिर्फ कागज़ों तक रह जाएगा या सच में ठीक से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। इस पर भी तो विवाद है। ये सारे इम्प्लीमेंटेशन अंग्रेजी के साथ तो हो जाते हैं, भारतीय भाषाओं के साथ ये अन्याय चलता है लेकिन। पलक आप ऑडिबल नहीं हैं और मंगलेश और प्रेरणा कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, ठीक है प्रेरणा आप जी, बोलिए जी। पहले। हाँ, जैसे कि आप सभी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, साहित्य और सिनेमा के माध्यम से किस प्रकार हम अपने हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करें। तो मुख्यतः मैं साहित्य पर कहना चाहूँगी कि हम देखें तो अपनी हिंदी भाषा का जो साहित्य है, वो काफ़ी समृद्ध है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अभी हम में से कितने ऐसे लोग हैं, जो हिंदी के उपन्यास पढ़ते हैं? हम में से चेतन भगत के जो भी या फिर बाकी शशि थरूर, इन सबको देखना काफ़ी पसंद करते हैं। लेकिन हम क्या हिंदी के साहित्यों से अवगत हैं? सबसे पहली बात तो ये कि जो लिखा जा चुका है उनमें से हम कितना मतलब अपनी तरफ से कितना प्रयास करते हैं उन्हें समझने का। और रही बात कि जो कदम उठाए गए हैं वो केवल कागज़ी स्तर पर हैं या और हमारे जीवन में मतलब उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि एक विद्यार्थी होने के नाते हमें कुछ चीज़ों से मतलब जागरूक होना चाहिए। जैसे एक मैं विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहूँगी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कुछ ऐसा ही वर्धा में है ये। वहाँ पर एमबीए का पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी भाषा में मतलब
पूरी तरीके से डिज़ाइन वगैरह कर लिया गया है। तो ये एक मतलब महत्वपूर्ण कदम है और राजनैतिक मुद्दों में उलझ कर रह नहीं जाना है। एक विद्यार्थी होने के नाते जो है हमारा क्या कर्तव्य है, पहले हमें वो सोचना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? जी हमारे विद्यार्थियों की 3 पीढ़ियाँ पिछले 70 वर्षों में गुज़र गई और इसके बावजूद हम इस दहलीज पे आकर खड़े हैं। राज व्यवस्थाओं की अगर एक पीढ़ी भी सही ढंग से अगर काम की होती तो आज ये प्रश्न हम ना उठा रहे होते। छोटी-सी टिप्पणी थी बस। एक बात हम अच्छा ये कहना चाहेंगे कि हमें इस विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए कि ये जो भी त्रुटियाँ हमने आज ढूँढी हैं, इनको दूर करने का तरीका क्या है? या जिसे अंग्रेज़ी में कहें तो एक वेल डिफाइंड अप्रोच क्या होना चाहिए? पहला अप्रोच तो ये है कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पे जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत विविधता का देश है और अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि बेंगलोर ऐसा जिला है जहाँ 106 भाषाएँ बोली जाती है। एक मतलब बोलियाँ हैं, 106 बोलियाँ हैं। तो वो सबके साथ अन्याय होगा अगर सिर्फ़ हम हिंदी को ये करते हैं तो। लेकिन आज हम हिंदी के लिए जुटे हैं तो हिंदी के उत्थान पे बात तो कर ही रहे हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि हम लोग राष्ट्रभाषा वाले मुद्दे पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस ना करें। मैं भी कुछ अच्छा इसमें फिर जोड़ना कैसे चाहूँगा। कैसे इसका समाधान होगा? अगर आप राष्ट्रभाषा ही उसको नहीं बनाएंगे तो उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा? लोग तो इसी वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें हर जगह में अंग्रेजी दिख रही है। ठीक है, ठीक है। मैं अभिनव इसमें को सुन कुछ लेते हैं। जोड़ना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, आशीष आप बोलिए, उसके बाद अभिनव को सुनते हैं। देखिए मैं हिंदी भाषी भोजपुरी भाषी मतलब मेरी जो मातृभाषा मैं बोलूँ या मैं अपनी भाषा बोलूँ तो भोजपुरी है और भोजपुरी के लिए जो भी आजकल प्रयास चल रहे हैं और भोजपुरी को अगर संविधान में नहीं शामिल किया जा रहा उसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो प्रमुख कारण उसका हिंदी ही है, क्योंकि ये जो क्षेत्रीय भाषा हैं भोजपुरी हो, मैथिली हो, अंगिका हो, इन सब भाषाओं का समामिश्रण करके हिंदी बनी थी। जब हिंदी बनी थी तो हिंदी की अगर उत्पत्ति देखा जाए तो अगर मैं कुछ हद तक सही कह पा रहा हूँ तो और उसके चलते भोजपुरी को मान्यता नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे ये भी कारण है कि आप अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाती हैं तो भोजपुरी पे आज बहुत संकट आई है। भोजपुरी भाषा पे साहित्य नहीं आ रहे हैं, भोजपुरी भाषा का भी उसी तरह से उत्थान की कोशिश हो रही है। तो इसी समय जब आप हिंदी को इस तरह से बड़े स्तर पे आप अगर राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं पे ये जो छोटे-छोटे भाषा हैं ये भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और ये भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप राष्ट्रभाषा की तरफ मेरा भी विचार है कि जोर न दे के आप उत्थान की बातें कीजिए, लेकिन आप हिंदी की वजह से हमारी भाषाओं को जो मतलब भोजपुरी देखा जाए तो इधर उत्तर बिहार में बहुत बड़ी इसकी महत्व है। सांस्कृतिक महत्व देखिए आप आम बोलचाल की भाषा में देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पे कोई जल्दी बात नहीं करता है। आशीष, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी हिंदी को बनाने से मातृभाषा को क्या नुकसान हो जाएगा? ये नुकसान होगा कि फिर आपका हमेशा से हिंदी का दावा रहा है कि भोजपुरी हिंदी का ही अंग है और इसी के वजह से भोजपुरी की साहित्य उस स्तर पे नहीं उभर आए क्योंकि जिन्होंने भी तो लिखा है आशीष आप सिर्फ भोजपुरी को लेके हिंदी को आप नहीं वो कर सकते ना, सिर्फ एक भाषा को लेकर एक केवल भोजपुरी अवधी है, अंगिका है, अंगिका है, फिर आपका मैथिली तो चलिए वो हो गई है, रिकॉग्नाइज हो गई है। आप इधर तो आप इस तरीके से भी देखिए ना, हो सकता है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने से इन भाषाओं को और ज्यादा बढ़ावा मिले, इस जो जितनी भी मातृभाषाएं हैं। नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं मिलेगा? ठीक ठीक शिवांशी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, हमें इस पे 1 घंटा कम से कम और अधिक देना चाहिए वैसे। कौन सा प्रश्न प्रखर? ये जो हिंदी के अंदर आने वाली भाषाएं हैं, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत से लोगों को उसके बारे में बहुत से तथ्य नहीं पता है कि क्या भाषा है और क्या बोलियां मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। प्रखर, जैसा मैंने कहा कि द लेजेंडरी डिबेट्स आज के उत्साह को देखते हुए ये कोशिश करेगा कि हम लोग अब रेगुलरली हिंदी पर एक निश्चित पीरियड पर एक बात करें, तो आगे हम इन विषयों को जरूर उठाएंगे और जरूर आप ग्रुप पर भी ये बात रखिएगा, याद दिलाइएगा, ताकि हम आगे इन विषयों पर चर्चा करें। अच्छा, हम अभिनव को सुन लेते हैं, बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद अनन्या और जो कोई भी बचा है। अभिनव, आप जल्दी से अपनी टिप्पणी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांश। और मैंने आप सभी मित्रों को सुना, थोड़ा मुझे आने में देर हो गई,
लेकिन मैंने आप सभी के बिंदुओं को सुना। आप सभी ने बहुत अच्छे और सकारात्मक विचार रखे कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ आप लोगों ने ये भी बताया कि क्या कारण है जिससे हिंदी हमारी पिछड़ी हुई है, या कह सकते हैं उस प्रकार से हमारे नवयुवकों में या युवाओं में उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी होनी चाहिए एक मातृभाषा होने के नाते। तो मैं कुछ सबसे पहले मैं कुछ बिंदुओं को बताना चाहूँगा जिनके कारण जो है जो मूल कारण हम मान सकते हैं। सबसे पहला कारण इसमें जो है अंग्रेजी, क्योंकि सबसे पहला जो उसका प्रतिद्वंदी जो दिखती है वो अंग्रेजी दिखती है। तो अंग्रेजी क्योंकि एक मतलब कह सकते हैं कि पूरे भारत में प्रचलित है और अंग्रेजों द्वारा प्रचलित थी, क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज किया था और यही हमारी कमी थी कि हम एक नहीं हो पाए थे। हमारे यहाँ विविधता है और विविधता से भाषाई विविधता भी है। तो इसकी वजह से अंग्रेजी जो प्रचलित हो गई थी, हमने उसको एज इट इज, मतलब जैसा था यथा स्थिति में स्वीकार कर लिया। और स्वीकार कर लिया तो जो कुछ भी हमारे तथ्य दस्तावेज, चाहे वो मतलब आधिकारिक रूप के हों या जिस भी प्रकार के हों, वे सभी यथास्थिति में स्वीकार कर लिए गए और हमारे सारे सरकारी कार्य सभी कार्य उसी प्रकार से चलते रहे। तो उससे हुआ क्या कि हिंदी एक जैसे बंद बस्ते में चली गई और केवल साहित्य के लोगों के लिए एक रुचि का विषय रह गई। आम लोगों के लिए आज शायद लोग घर में अपने परिवार में भी हिंदी बोलना उतना उत्साह से नहीं बोलते, उतना प्रसन्न नहीं होते हैं, मतलब उतने प्रचलित रूप से नहीं बोलते हैं जितना बोलना चाहिए। वो शर्म करते हैं। तो इसमें हमारी समस्या है, ना कि किसी दूसरे की समस्या की। जो है वो हमको देखता है कि नहीं हिंदी बोल रहा है, ये कमजोर है, ये ऐसा है। तो यहाँ हमारी समस्या है, हम समझते हैं कि हम हिंदी बोल रहे हैं इसलिए हम कमजोर हैं। मैं भाषा को के ज्ञान का कभी विरोध नहीं करता। आप अंग्रेजी सीखिए, आप विश्व की सभी जितनी भाषाओं को सीख पाइए सीखिए, वो दूसरी बात है। लेकिन मातृभाषा माता होती है और बाकी सभी विश्व की माताएं अपनी हैं, ठीक है, वो दूसरी बात है। हाँ, दूसरा बिंदु मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, इसका बहुत बड़ा असर है हिंदी को पिछड़ा बनाने में भी, और हिंदी को एक मतलब कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का हिस्सा भी नहीं बना करके छोड़ा कि पाठ्यक्रम में ही रह जाए। ऐसी स्थिति है जब हम यदि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड्स की बात करें, जो बड़े अगर जिनको डेवलप्ड या अच्छी सिटीज बोला जाता है, जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, लखनऊ हो गई, यहाँ के अगर हम कॉन्वेंट स्कूल्स और इन स्कूलों में जाएं तो शायद हमें कोई भी मतलब बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे जो हिंदी में बात करना पसंद करेंगे या हिंदी बोलेंगे। तो उसका कारण ये है, और उसका कारण इसलिए है कि उन्हें ये सिखाया जाता है कि आप पहले इंग्लिश इसलिए सिखाया जाता है, अगर वो हिंदी बोलने लगेंगे तो उनकी मातृभाषा है, वो सरल है, तो उसको पहले बोल लेंगे और अंग्रेजी उस तरह से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत गलत नीति है। और दूसरी बात, प्रखर ने बहुत सही कहा कि इतने वर्ष बीत गए और हमने अपने पाठ्यक्रम को हिंदी के रूप में नहीं रखा। हम हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ सकते, हम हिंदी में गणित नहीं पढ़ सकते थे। मतलब जैसे हम उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं तो उच्च शिक्षा में हमें हिंदी का उतना विस्तार नहीं मिलता है। और मैं ये भी यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ, वर्तमान परिस्थितियों में जैसे कार्यकारिणी के रूप में, कार्यकारिणी भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि एक प्रकार से हमारे ऐसे दो भाषीय, जो कि भारत के ही दो विभिन्न भाषीय लोग हैं, उनके बीच में अंग्रेजी एक समान माध्यम का कार्य करती है और एक अच्छा कार्य करती है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी का योगदान है, तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा।
और मुझे बहुत लगता है सारी बहुत बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, इसलिए इसको छोटा कर देता हूँ और शॉर्ट में मतलब बहुत छोटे में बोलता हूँ कि अब मैं जैसे हिंदी को बढ़ाने की बात कि मतलब हिंदी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ने में साहित्य के रूप में तो वो बढ़ ही रही है, साहित्य प्रफुल्लित हो रहा है, उसमें कोई शक संशय की बात नहीं है। बात ये है कि जो लोग जिनको जानना चाहिए, जिनकी विरासत है हिंदी, वे नहीं जान रहे हैं और वे उसके प्रति उनका जो रवैया है, वो व्यवहार है, वो एक प्रकार से निष्क्रिय हो गया है या प्रतिकूल हो गया है और वो मानसिकता पैदा की गई है, वो मानसिकता कहीं आई नहीं है या उनकी चलिए नहीं है। ठीक ठीक है बहुत शिवांश सारी भाई बातें हुई आज मैं और हाँ हाँ स्वप्निल बस एक सेकंड। तो ठीक ये ठीक दो ठीक बातें निकल के आई हैं कि राजनीतिक रूप से और जो सरकार है, ऊंचे लोग हैं, निर्णय लेने वाले लोग हैं, वहां से तो बहुत सारे प्रयासों की जरूरत है ही, साथ ही साथ व्यक्तिगत प्रयासों की भी जरूरत है कि हम जैसा अभिनव ने कहा कि एक ऐसा माहौल हो कि लोग अपने बच्चों को हिंदी साहित्य से जोड़ें, अपने धर्म साहित्य समाज से जोड़ें और स्कूल में ये भावना हो, जैसा अभी हमने बात उठाई प्रतियोगिताओं में ये हो, तो जमीनी लेवल पर भी हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। अच्छा कुछ बातें मैं बोल दूं, इसके बाद ये फ्री हो जाएगा डिस्कशन, आप लोग जब तक चाहिए तब तक करते रहिएगा। एक तो ये बात कि कोई अगर नहीं हो इस ग्रुप पर तो वो ग्रुप पर ज्वाइन कर लें, और दूसरी बात ये कि अगले संडे का जो डिबेट का टॉपिक है वो डिसाइड हो चुका है और आज ही वो पोस्टर मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा उस पर चर्चा करने में। वो टॉपिक है कि क्या भारत देश में, हमारे देश में ऊंचे पद पर नेता बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए क्या शिक्षा को, क्या वो समय आ गया है कि शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए, एक अच्छी शिक्षा को? ये सवाल है इस डिबेट का और बहुत मजा आने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब उसमें आएंगे, जरूर आइएगा। और रही बात जैसा प्रखर ने बोला और हम सब सहमत होंगे इस बात से कि हिंदी को सिर्फ एक दिन देने से काम नहीं चलेगा, ये तो ये मेरा वादा है, टीएलडी की तरफ से मेरा वादा है कि अब हर महीने, मुझे लगता है हर महीने अभी के लिए हिंदी पर कुछ ना कुछ विषय लाकर चर्चा जरूर होगी। एक विषय मेरे ध्यान में जो अभी आ रहा है वो ये है कि साहित्य का गिरता हुआ स्तर, हिंदी साहित्य का जो स्तर है वो मैं देख रहा हूँ कि एक जमाने में जैसा था तब से लगातार कुछ ना कुछ उसमें गिरावट ही देखी जा रही है। इस पर भी चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप सब अगर टॉपिक सजेस्ट कर सकें तो प्लीज सजेस्ट करिए कि किन विषयों पर आज चर्चा करना जरूरी है हिंदी से जुड़े हुए। एक तो जो हम द्रविड़ भाषाएं और बाकी भाषाओं के विरोध के ऊपर ये परिदृश्य बनाया